1857 का स्वतंत्रता संग्राम केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित नहीं था, ये संपूर्ण भारत में प्रत्येक जनमानस की राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति की शुरुआत थी, ये कह सकते हैं हम। मतलब इसे हम केवल सैनिक विद्रोह नहीं मानते, लेकिन हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे लेना है, कैसे समेटना है और कैसे इस पर आधारित प्रश्न बनाने हैं। तो मैं इस टॉपिक की हेडिंग डालूंगा और फिर कोशिश करेंगे कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कैसे लिया जाए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम लिखने से लग रहा है कि हमने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी कर ली है, यानी उसकी आरंभिक अभिव्यक्ति हो चुकी है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। जैसे ही भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई तो हम उसे 1857 से ही मानते हैं। अंततः 1857 के बाद प्रत्येक जनमानस को यह महसूस होने लगा कि यार कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारों को, अपने साम्राज्य विस्तारों को, अपनी औपनिवेशिक नीति को भारतीयों पर थोप रही है, चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो या अर्थव्यवस्था का मामला हो। रेलवे का विकास हो रहा था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें, गतिविधियां हो रही थी लेकिन उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित था। मैंने कहा था कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक धारा आई थी, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 और जिसके तहत यह कहा गया था कि अगर भारत में कोई योग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह जानता है तो उसे यहां पर उद्योगों में काम मिल जाएगा। मतलब योग्यता के आधार पर नौकरी देने की बात कही। वो तब बात कही गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी, जब उन्हें थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भारतीयों की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर हम विदेशों से या ब्रिटेन से मंगाएंगे यहां पर लोगों को तो हमें महंगा पड़ेगा, इसलिए यहीं के लोगों को, जो हल्का फुल्का पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को रोजगार दिया जाए। और इसका उद्देश्य नहीं था कि रोजगार दिया जाए, उन्हीं को काम में लगाया जाए और इससे क्या होगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएंगी और सस्ते में काम हो जाएगा। मतलब उन्हें मानव संसाधन भी मिल जाएगा और उनका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। और कहीं पर भी आप देखोगे तो अधिकांश घटनाएं ऐसी रही जहां पर कंपनी के अपने हित थे, अपने हित को साधने के लिए उसने ये सब काम किया। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि कंपनी भारत में अच्छा काम कर रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ क्योंकि यहां पर प्राचीन कुरीतियां भी बहुत ज्यादा रची बची थी, उनको समाप्त करना भी आवश्यक था, उससे हम लोगों को थोड़ा फायदा भी हुआ होगा। लेकिन इस संदर्भ में नहीं कह सकते कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ठीक था या हमारे लिए ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कह सकते। वास्तव में ये हमारे पुराने लोगों की, किसानों की, जनजातियों की, यहां पर प्रत्येक जनमानस की, राजे महाराजाओं की अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी नीति थी जिनको उम्मीद थी कि इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापक एकाधिकार होने जा रहा है, इसलिए हमें कंपनी को भारत से खदेड़ना है। हालांकि इसमें बहुत सारे देसी महाराजे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे और लॉर्ड कैनिंग के उस स्टेटमेंट से हमें यह भी लगता है कि यार यदि देसी राजा न होते तो ब्रिटिश साम्राज्य तूफान में तिनके की भांति उड़ जाता। इस टाइप के स्टेटमेंट से लगता है कि हां, ऐसा भी नहीं था। तो देसी राजा कहीं न कहीं कंपनी के साथ थे और फिर संपूर्ण भारत में आंदोलन हो नहीं पाया एक साथ, और मध्यवर्गीय लोग भी इतने तैयार नहीं थे इस चीज के लिए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई व्यापक कदम उठा सकें। तो खैर, हमें अपने टॉपिक को कैसे लेना है, इस टॉपिक को कैसा इसका सिलेबस बनाना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेंस में ज्यादा आता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसका एक सिलेबस टाइप का बना दूं मैं इस टॉपिक का, और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को इसके कैसे पढ़ा जाए इसका फॉर्मेट बनाता हूं मैं सबसे पहले। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्योंकि हम एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि आपको कभी मेंस में लिखो तो आपको सब मैटर एक साथ मिल जाएगा सटीक टाइप का, और आपको मेंस लिखने में आसानी होगी। कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आ जाए या 1857 पर बोलना भी पड़े कहीं पर, तो आपको उसी तरीके से बोलना है। तो सबसे पहले 1857 के समय जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यहां पर भारत की स्थिति क्या थी, तो मैं अपने टॉपिक इस टाइप से बनाता हूं, 1857 और भारत की स्थिति। इससे चूंकि मुझे प्री एग्जाम के क्वेश्चन कवर कराने, इसलिए मैंने ये पहला पार्ट बनाया इसका कि 1857 जब चल रहा था तो भारत की क्या, भारत में कौन था राजा, यहां पर क्या हो रहा था, क्यों हो पाया ये विद्रोह, या इसको रोका क्यों नहीं जा सका, ये सब। अच्छा, दूसरा पॉइंट 1857 की क्रांति कहते हैं हम इसको, या स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कि क्रांति का स्वरूप
कभी हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि यार 1857 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, अब इसे स्वतंत्रता संग्राम कहें या सैनिक विद्रोह कहें, कहीं पर हमने इसे क्रांति लिख दिया। तो ये था क्या वास्तव में, इसे क्या माना गया, या इतिहासकारों ने इसे क्या माना कि सैनिक विद्रोह माना, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष माना, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना, अलग अलग इसमें एस्पेक्ट रहते हैं। तीसरा पॉइंट, स्वरूप ध्यान रखिएगा, मतलब ये था क्या, सैनिक विद्रोह माना जाए, इसे हम क्या माने इसको, क्योंकि हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़े तो फाइनली हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसे क्या माने। कई इतिहासकारों ने इस पर आधारित पुस्तकें लिखी हैं, तो मैं पहले उस प्रश्न को निपटाता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पुस्तकें, तो स्वतंत्रता संग्राम पर, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पुस्तकें, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आपके प्री एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, मतलब इनको मैंने अलग से सबसे पहले इनको लिया है। अच्छा, इसके अलावा के टॉपिक की बात करूंगा तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वो है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इसके कारण क्या थे, और फिर तात्कालिक कारण क्या था। तो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, मेंस की शुरुआत, जैसे पूछता है कि 1857 के क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई मानते हैं हम लोग 10 मई 1857 को, और इसके कारण, शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, उसके कारण क्या क्या थे, ये मेंस का टॉपिक शुरू होने लगा, और उसके तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को समझना है तो उसकी जड़ पकड़नी पड़ेगी हमें, इसलिए हम उसको बहुत बेसिकली कवर कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या बात। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, फिर उसके कारण क्या क्या थे, शुरुआती कारण जो भी थे, और क्या तात्कालिक कारण, मतलब उस समय ऐसी कौन सी घटना होगी जिसके बाद ये आंदोलन सीधा शुरू हो गया। अच्छा, पांचवा पॉइंट, जब 1857 अगर हो ही गया भारत में, जो भी कारण थे, हमने मान लिया कि बहुत सारे कारण थे, फिर उसका कैसे कैसे इस क्रांति का विस्तार हुआ, क्रांति का विस्तार को कहीं पर चरण भी लिखता है, मतलब ये क्रांति कितने चरणों में शुरू हुई, इसका विस्तार कहां कहां तक हुआ। जैसे कहते हैं यार केवल उत्तर भारत तक सीमित थी, कोई कहता है नहीं, सभी पूरे संपूर्ण भारत में क्रांति हो रही थी, और हमें समझना है कि इसका विस्तार कैसे कैसे रहा, और एक सही सीक्वेंस और इस टॉपिक को पढ़ने का यही तरीका है, और यही तरीका आपको भी ध्यान रहना चाहिए। अब जब पूरे भारत में अगर क्रांति हुई तो उसके परिणाम क्या आए, उसकी मतलब इस क्रांति की, हम इसे क्रांति कह रहे हैं, क्रांति की सफलता कितनी सफल रही या कितनी असफल रही, असफलता, आप इसे क्या मानते हो, सफल मानते हो या असफल मानते हो, ये हम पर है कि हम मेंस के क्वेश्चन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मतलब उसे बैलेंस बनाएं। इस वजह से क्रांति की सफलता या असफलता, कभी लिखता है क्रांति की असफलता के कारण बताओ सीधा, कभी लिखता है कि 1857 की क्रांति सफल रही या असफल, आप क्या समीक्षा कीजिए। ऐसे प्रश्न को कवर करने का ये तरीका हमारे पास। और अगर आपको बनाना होगा कि इस क्रांति के बाद हुआ क्या, मतलब इसके परिणाम क्या है, परिणाम को ही हम प्रभाव में समेट देंगे, क्या प्रभाव पड़ा या उसके क्या परिणाम आए। ये है हमारे पास 7 पॉइंट 1857 की क्रांति के। तो मैं समझता हूं कि ये जो 3 पॉइंट मैंने कवर किए शुरुआत के, कि 1857 की भारत की उस स्थिति क्या थी, उस समय भारत क्या, मतलब उस समय क्या चल रहा था। दूसरा, इस क्रांति का स्वरूप क्या था, मतलब क्रांति कैसी थी, सैनिक विद्रोह था या फिर कोई बड़ा विद्रोह था, ऐसे प्रश्न बनाता है इसमें। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, इस पर कोई पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पर पूछता है कि ये फैक्ट के टॉपिक, ये 3 तो प्री एग्जाम के लायक क्वेश्चन। उसके बाद मेंस में क्या आता है, इस क्रांति के कारण क्या थे, कारण थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी थे उनको कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात की तात्कालिक कारण क्या था, कि उस समय सबसे बड़ी घटना कौन सी हुई जिसके बाद अंततः ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। ये मेंस के टॉपिक आने लगे। अब ये दूसरा, इसका विस्तार कहां कहां हुआ, मतलब क्रांति अगर हुई तो दिल्ली के अलावा, कानपुर के अलावा, लखनऊ के अलावा, या बिहार के अलावा, या दक्षिण भारत में कहीं हुई तो वो उसका विस्तार देखना हमें, कहां कहां हुई, या उत्तराखंड में हुई कि नहीं, ये सब देखना हमने। अच्छा, नेक्स्ट, इस क्रांति की सफलता और असफलता, 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है।
या सफलता और असफलता में की समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न हम लोग कवर करने के लिए हमने मेंस और प्री को एक साथ, और इसके लास्ट में इसके परिणाम और प्रभाव क्या पड़े, ये है 7 एस्पेक्ट 1857 की क्रांति के। बस कहीं भी आप कोई भी बुक पढ़ लो, यही सब मिलेगा कहीं ना कहीं, चाहे आगे पीछे करके लिखा गया होगा। हमने प्री को पहले लिखा, मेंस को बाद में लिखा। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति और भारत, तो मैं पहला पॉइंट इसे बनाऊंगा कि उस समय क्या चल रहा होगा। पहला टॉपिक बहुत इजी वे में मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1857 की क्रांति और भारत। भारत क्या उस समय चल क्या रहा था, मतलब यहां पर कौन कौन थे, क्योंकि ये प्री एग्जाम का टॉपिक है। 1857 का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्रेसिव हो गया आप कुछ भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग जैसा है, इसके बारे में सबको पता होता है, तो इसलिए मतलब भावनाओं में बह के हम इसके बारे में उल्टा सीधा भी लिख दे रहे होते हैं। मेंस में खासकर पता चल जाता है कि यार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत की क्रांति की एक शुरुआत थी, जिसने 1947 की आजादी के लिए मतलब एक शुरुआत कर दी थी। कुछ भी लिख सकते हैं हम लिखने को, लेकिन इसको बहुत बैलेंस बना के लिखना पड़ता है। इसलिए हम पहले प्री एग्जाम कवर करें कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो तब भारत की स्थिति क्या थी। इस पर बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूं, जो प्री के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें पूछता क्या है कि जब 1857 की क्रांति चल रही तो उस समय भारत का राजा कौन था। 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस समय यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था। इस टाइप के प्रश्न बने हैं। तो मैं इस क्रांति के समय से पहला प्रश्न इस टाइप के बने हैं। जैसे प्रश्न क्या क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रश्न लिखता हूं कि क्रांति, लिखूंगा शॉर्ट में, क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का राजा, नॉर्मली भारत का राजा पूछ देता है, वैसे मुगल बादशाह पूछता है कभी कभी, या मुगल बादशाह पूछेगा, मुगल राजा लिख देता हूं। ये पहला प्रश्न आया हमारा कि हमारे पहले टॉपिक का पार्ट कि 1857 की क्रांति और भारत में, कि जब भारत में क्रांति हो रही थी उसमें मुगल बादशाह कौन था या मुगल राजा कौन था। तो आप कहोगे बहादुर शाह जफर था। पहला प्रश्न हमें मिल रहा है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, जो जफर उपनाम से शायरियां लिखता था, जफर लिख देता हूं ब्रैकेट में। तो ये था 1857 की क्रांति के समय भारत का राजा। पहला प्रश्न मिला हमें। देखते हैं कितने प्रश्न मिल पाते हैं। हमने कोशिश कर रखी है कि हम 10 क्वेश्चन बनाएंगे यहां से। अच्छा, दूसरा प्रश्न, क्रांति के समय, क्रांति के समय जब, चूंकि 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो रखी है, तो उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था पूछता है। ब्रिटेन का राजा या रानी, ये दूसरा प्रश्न मिल गया हमें। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में कौन बैठा था। जब भारत में बहादुर शाह जफर बैठा था तो ब्रिटेन में कौन थी। तो अगर रानी पूछेगा तो महारानी विक्टोरिया थी। यहां पर महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया का शासनकाल काफी रहा है यहां पर, महारानी विक्टोरिया। तो प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। भारत का राजा मतलब मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, और ब्रिटेन की महारानी, महारानी विक्टोरिया। और आज से लेकर मतलब बहुत समय तक शासनकाल रहा है महारानी विक्टोरिया का। और अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में आया था कि यार जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो है वर्तमान में, वो उनका कार्यकाल कितना है। तो उसमें तुलना कर रहे थे वो, इससे इसी के समकक्ष कार्यकाल महारानी विक्टोरिया का भी रहा है। हम जब लॉर्ड केनिंग से शुरुआत कर रखी है हमने, और जब स्थापना हो जाएगी लॉर्ड डफरिन वगैरह, और उसके बाद तक भी कहीं ना कहीं महारानी विक्टोरिया का कार्यकाल देखा जाएगा। और तो और कर्जन के समय तक भी कार्यकाल रहा है। तो फिर तीसरा पॉइंट बना देता हूं। और क्या क्या प्रश्न बने यहां से, ये पूरे प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बने हैं। अच्छा, उस समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। कभी कभी तो पूछता है वो किस पार्टी से संबद्ध था, क्यों हुई भारत में क्रांति, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान रहा होगा। तो एक और प्रश्न बना देता हूं, क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर पूछे तो आपको पामस्टर्न, ये नाम आया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का। पामस्टर्न थे उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और वो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। मैं पार्टी का नाम भी लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन मिस न हो। लिबरल पार्टी। 3 प्रश्न हमारे पास हैं अब तक 1857 की क्रांति से। इस टाइप के ही प्रश्न पूछ रहा है आजकल, तो मैं चौथा पॉइंट बना देता हूं। अच्छा, 1857 की क्रांति चूंकि भारत में हुई है तो उसमें कहता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय। तो नेक्स्ट प्रश्न बना देता हूं, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये अंतिम गवर्नर जनरल होगा, और इसके बाद इस गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया जाएगा। अगर क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ये नाम आया है, और ये अंतिम गवर्नर जनरल होगा भारत का। इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया जाएगा। 4 पॉइंट मिल चुके हैं अब तक हमें, इसी सीक्वेंस में चलते रहते हैं। 5वां पॉइंट अब हमारे दिमाग में चल रहा है यार और क्या प्रश्न बन सकते हैं। 4 महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न बने, और 5वां प्रश्न आ रहा है कि जब ये क्रांति हो रही थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी, जब इसका गठन हो रहा था तो इसके 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उस समय, जिन्होंने मिलकर बनाई थी। तो उस समय पूरा कंपनी का अध्यक्ष कौन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाता हूं, क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष, कि जब भारत में क्रांति हो रही थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अध्यक्ष कौन था। तो मैगल्स आएगा नाम, मैं नाम लिखता हूं, मैगल्स। ये नया नाम आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो प्रश्न यहां पर बन रहे हैं, अब 6ठा प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहा है कि कंपनी का अध्यक्ष आ रहा है यहां पर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि जब कंपनी के अधीन भारत में कुछ अराजकता होने लगी होगी, या भारत में औपनिवेशिक शासन अपने चरम पर चल रहा होगा, उस समय भारत के राजा, देशी राजाओं ने कुछ विरोध भी किया, लेकिन अधिकांश देशी राजा कंपनी के साथ थे। दूसरा, प्रत्येक जनमानस जो आम साधारण मानव था वो विरोध करता था कंपनी की नीतियों का। क्यों? कंपनी हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही थी, हमारे प्राचीन रीति रिवाजों को समाप्त करने का काम कर रही थी। अधिकांश लोग ये समझते थे। लेकिन जो भी रहा, उस समय पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था और उस समय से लेकर अब तक कंपनी ने बहुत ज्यादा यहां पर काम कर रखे हैं, लेकिन उसके जो नकारात्मक काम थे वो ज्यादा हाईलाइट हुए। जैसे उन्होंने भूमि सुधार के लिए काम किए, स्थायी बंदोबस्त लाए, रैयतवाड़ी लाए, लेकिन उनके परिणाम क्या है? कुछ भी नहीं। परिणाम में कहीं ना कहीं किसानों का शोषण हुआ, असफल योजनाएं रही ये सब। इस वजह से इनका ज्यादा विरोध होने लगा। अच्छा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था कहता है? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी, ये इसका प्रतीक चिन्ह था। क्रांति के दौरान अधिकांश जगहों पर यह दिखा जा रहा था, कहीं पर कमल का फूल और रोटी, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में था। अब इसका मतलब था कि यार, रोटी का मतलब था भारत में भूखमरी की नौबत है, लेकिन कंपनी अपनी अराजकता को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। उसकी अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत भूख की समस्या से ग्रस्त है। अच्छा, अगर लक्ष्य था, रोटी का मतलब था कि हमें भूखमरी से, गरीबी से निजात पानी है। जब गरीबी से निजात मिल जाएगी, मतलब उसका कारण कौन था? कंपनी। कंपनी को समाप्त कर देंगे तो गरीबी से निजात मिल जाएगी, गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी, और तब भारत कमल के फूल की तरह खिलेगा। मतलब प्रतीक चिन्ह इस टाइप का था। ये कई बार जो पत्र लिखे गए, गुप्त पत्र, उसमें भी इसका मैसेज था। इसका मतलब क्या था
तो भारत से भूखमरी गरीबी समाप्त करना ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्ति के बाद, और फिर धीरे धीरे भारत को कमल के फूल की तरह खिलाना, यह था इसका उद्देश्य। अच्छा, कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था भी पूछा है। अन्य प्रश्नों की बात करूंगा तो क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, मतलब जो पूरे भारत के संदर्भ में सेनापति होगा उस समय, हालांकि हर जगह अलग अलग गवर्नर बैठते थे और एक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन सेनापति की बात करूंगा तो जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन। महत्वपूर्ण प्रश्न बनते जा रहे हैं और 7 प्रश्न अब तक कवर कर चुके हम। कंपनी का सेनापति और प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अच्छा, और हमारे दिमाग में चल रहा है कि यार 1857 की क्रांति जब हो रही होगी तब प्रश्न पूछा है कि उसको किसने देखा, किसने बताया। एक प्रश्न पूछा था कि 1857 का क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी कौन था करके, तो मैं एक और प्रश्न बनाने वाला हूं। 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी, ऐसा व्यक्ति जिसने इस क्रांति को देखा और उसके बारे में मतलब अवलोकन भी किया और लोगों को बताया भी, और खुद भी इस क्रांति का सामना किया होगा, वो थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का नाम आपने सुना ही है। मिर्जा गालिब और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड शायरियां किया करते थे और बहुत बड़ा नाम है मिर्जा गालिब का। और बात ये मिर्जा गालिब, एक बार प्रश्न ये भी था कि 1857 की क्रांति के समय मिर्जा गालिब कहां थे, तो मैं एक प्रश्न इसी में और डाल देता हूं। मिर्जा गालिब थे जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी मतलब इस क्रांति को देखा था और उसमें दिल्ली में थे, और बहादुर शाह जफर भी दिल्ली का राजा था, ठीक ही हुआ। तो 8 प्रश्न हमारे पास आ गए हैं अब तक। अच्छा, और प्रश्न देखते हैं एक आध कुछ। 9वां प्रश्न आ रहा है। 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो मतलब भारतीय विद्रोहियों के ओर से लड़ने वाली एकमात्र महिला विद्रोही कौन थी, पूछा है। क्वेश्चन अलग अलग है। आप जैसे हमारे दिमाग में आएगा भारतीय विद्रोहियों की ओर से लड़ने वाली एकमात्र महिला विद्रोही, वो हमारे दिमाग में आ सकता है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या बेगम हजरत महल हो लखनऊ से। मैं बता दूं, झांसी की रानी या बेगम हजरत महल चाहे कोई भी थे, ये अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ये अपने दत्तक पुत्रों को राजा बनाना चाहते थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य हड़प नीति के तहत ये जो नियम था उसको उलट दिया था, और वो चाहते थे अगर किसी का वैध पुत्र हो तो उसी को ही गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो इसलिए बेगम हजरत महल या झांसी की रानी ये अपने इंडिविजुअल उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इनके वैध पुत्रों को मतलब इनके जो दत्तक पुत्र थे उनको गद्दी पर बैठाया जाए और इनका राज्य ने वापस दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो एक ऐसी महिला भी थी जो भारतीय विद्रोहियों की तरफ से लड़ रही थी। तो प्रश्न पूछा है कि सैनिक वेश में लड़ रही थी। एक अच्छा सा प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। क्रांति के समय भारतीय विद्रोहियों की ओर से, अब हमें मतलब हम लोग विद्रोह कर रहे थे तो विद्रोही कहलाए, विद्रोहियों या क्रांतिकारियों, शब्द क्रांतिकारियों सही होगा तो क्रांतिकारियों होना चाहिए। जब आप मेंस लिख रहे होते तो वहां पर सटीक शब्दों का प्रयोग किया करो, तो विद्रोहियों से अच्छा है कि क्रांतिकारी कहेंगे। तो इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट करा रहा था कि कैसे कैसे चीजों का ध्यान देना है। तो क्रांति के समय भारतीय विद्रोहियों या क्रांतिकारियों की ओर से सैनिक वेश में लड़ने वाली महिला, प्रश्न समझ गए होंगे। जो देसी राजाओं की या देसी राज्यों से संबंधित महिलाएं लड़ी थी वो अलग प्रश्न था। अगर ऐसे पूछते तो झांसी से कौन लड़ा था, लखनऊ से कौन लड़ा था, वो प्रश्न अलग है। ये कहा जाए कि भारतीय विद्रोही मतलब क्रांतिकारियों की ओर से सैनिक वेशभूषा में लड़ने वाली एकमात्र महिला प्रश्न पूछा है। तो ये प्रश्न उनसे हटकर है। वो एकमात्र महिला थी अजीजन बाई, जो कि कानपुर की एक नर्तकी थी। तो मैं उनका नाम लिखूंगा यहां पर, अजीजन
बाई, और ये कानपुर की एक नर्तकी थी जिन्होंने भारतीय विद्रोहियों का साथ दिया था और सैनिक वेश बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। ये हमारे पास है अब तक के 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्नों की बात करें तो 9 प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और हमारे दिमाग में चल रहा है कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो 10वें प्रश्न, मैंने कहा था कि 10 प्रश्न तो कम से कम बनाने हैं, तो वो 10 प्रश्न, 10वां प्रश्न चाहिए हमें कि 1857 की क्रांति के समय 10वां प्रश्न क्या हो सकता है। कहता है कि बाद में 1857 की क्रांति जब हो चुकी थी, सफल रही या असफल ये बात का विषय है, लेकिन जो भी रहा हो बहरहाल, फिर 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे पूछा है। मतलब इस क्रांति के बारे में भारत सरकार की तरफ से, जो भी ब्रिटिश भारत सरकार की तरफ से एक ऐसे इतिहासकार जिन्होंने इस क्रांति पर लिखा है सरकार के कहने पर, तो वो नाम आ रहा है क्रांति के सरकारी इतिहासकार। भारत में इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था जो कि विश्व समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत था और एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रहा था कि ऐसी क्रांतियां जो भारतीय कर्मवीरों ने की हैं वो अपने आप में एक बेमिसाल है। तो चूंकि औपनिवेशिक देशों में ऐसी क्रांतियां होना बड़ा मुश्किल था, अब ये विश्व के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रही थी, इसलिए उसमें एक ऐसे सरकारी इतिहासकार को चुना जाना था कि वो इस क्रांति के बारे में सही सही बात लिख दे। तो फिर मजूमदार को इसके लिए चुना गया था, आरसी मजूमदार, जिन्होंने मना कर दिया था इस पर लिखने को। और फिर ये इस विषय में 1857 की क्रांति के विषय में एस.एन. सेन को सरकारी इतिहासकार बनाया गया। तो मैं उनका नाम लिखूंगा यहां पर। 10वां प्रश्न था हमारा एस.एन. सेन। तब एस.एन. सेन ने 1857 करके एक किताब लिखी थी और उसके बारे में, इस घटनाओं के बारे में, उसके कारणों के बारे में सब उसमें लिखा गया था। तो सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। तो 10 प्रश्न आपके सामने हैं। मैं फिर से 10 के 10 प्रश्नों को आपको, क्योंकि ये प्री एग्जाम के क्वेश्चन है इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी थी इसमें। अब प्रश्न जैसे जैसे पूछे, मैं इसने कई बार ऐसे प्रश्न पूछे कि क्रांति के समय भारत का राजा कौन था। सरल प्रश्न है तो बहादुर शाह जफर था। क्रांति के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो राजा या रानी महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था, जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित था। अच्छा, मेन प्रश्न, इस समय वायसराय कौन था? यानी वायसराय क्या गवर्नर जनरल था, इसके बाद वायसराय कहलाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष पूछेगा तो मैगल्स था। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो कमल का फूल और रोटी। कंपनी के, यानी क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति पूछे तो जॉर्ज एनिसन। क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी जिसने इसको देखा था दिल्ली में रहकर, वो थे मिर्जा गालिब। और क्रांति के समय भारतीय विद्रोही यानी क्रांतिकारियों की ओर से सैनिक वेश में लड़ने वाली एकमात्र महिला की बात करेगा तो वो होंगी अजीजन बाई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसके सरकारी इतिहासकार है एस.एन. सेन। उनकी किताब का नाम हम बाद में लिखने वाले, हमने प्रमुख पुस्तकें करके अलग से टॉपिक बना रखा है। अब आपको मैंने जो पहला टॉपिक था 1857 की क्रांति और भारत, आप समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को बनाने का कारण क्या था। तो ये था कारण, क्योंकि हम इसके 10 प्रश्न कवर करना चाहते हैं। दूसरा इसका पार्ट अगर लिया जाए, जैसे हमने लिखा है, तो क्रांति का स्वरूप क्या था? 1857 की क्रांति का स्वरूप। अगर कोई प्रश्न हमसे पूछ दे, यार 1857 की क्रांति थी कैसी, मतलब किसने किया ये विद्रोह, अब मुझे इसे किसान विद्रोह नहीं कह पाऊंगा या इसे जनजाति विद्रोह नहीं कह पाऊंगा। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही जनजाति या किसान विद्रोह में लिख चुका होता कि यार ये तो जनजाति विद्रोह था, किसान विद्रोह था। ऐसा नहीं कह सकता हूं। या इसे सैनिक विद्रोह कहना भी ठीक नहीं लग रहा है कि केवल सेना ने थोड़ी विद्रोह किया था। उसमें बहुत सारे ऐसे राजा भी थे, क्षेत्रीय राजा, जो अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे, या मध्य वर्ग भी था, बहुत सारे समाज सेवक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सब इसके लिए काम कर रहे थे। तो जितने भी नाम आए हैं, तो इसका मतलब इसे एक सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, नहीं इसे कोई किसान या जनजाति विद्रोह कहा जा सकता। लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा। हम तो क्या सोचते हैं इस क्रांति को समझने के बाद, वो लास्ट में निकलेगा। लेकिन यह है कि इतिहासकारों ने इसे क्या माना है। तो जैसे कहते हैं कि बहुत सारी किताबें लिखी गई और अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी किताबों में इसको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे
विनायक दामोदर सावरकर ने किताब लिखी थी, वीडी सावरकर जी ने, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने इसमें कहा कि यार ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था और इसे उन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना कि भारत के लोगों ने मिलजुल कर एक संग्राम किया कंपनी के खिलाफ, उसके कार्यों के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ। तो इसलिए अलग अलग राइटर आए हैं इसमें। तो हमारा ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण बनेगा और इसमें हम इस टाइप के प्रश्न लेने वाले हैं कि किसने क्या कहा। तो उसमें भी मैं नंबर डाल देता हूं ताकि आपका प्रश्न बन जाए। सबसे पहले में जैसे वीडी सावरकर, उन्होंने इसे क्या कहा, कभी ऐसे पूछता है, या फिर किसने इसको सैनिक विद्रोह कहा। तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे, क्योंकि किताबें फिर से बाद में आने वाली हैं कि 1857 का जो क्रांति थी उसे एक स्वतंत्रता संग्राम था या स्वतंत्रता संग्राम माना, कि 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा था या स्वतंत्रता संग्राम था उनके अनुसार। तो आप कहेंगे वी डी सावरकर। वी डी सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ इंडिया हाउस लंदन में भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ समय दिया वीडी सावरकर ने। जब इंडिया हाउस पर रोक लग गई, श्यामजी कृष्ण वर्मा को फांसी हो गई लंदन में, तब इनको भारत आना पड़ा था। और उसके बाद भी इनको काला पानी की सजा हो गई, अंडमान निकोबार भेज दिया गया था काला पानी की सजा में। और उसके बाद वहां से बहुत समय तक यानी आजीवन कारावास की सजा का सामना किया उन्होंने, लेकिन फिर भी आजादी का संघर्ष छोड़ा नहीं। भारत आने के बाद 1908-9 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अच्छा, दूसरा नाम सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन है। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, विश्व स्तर पर ब्रिटेन की शाख धूमिल हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे थे यार ब्रिटेन अपने उपनिवेशों के साथ कैसा अन्याय अत्याचार कर रहा है, भारत में कैसा कर रहा है। देखो भारत के लोग कितना परेशान हो गए, अंततः उनको ऐसा संघर्ष करना पड़ा, भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने में लगे। तो इससे जब विश्व समुदाय में ब्रिटेन की शाख धूमिल हो रही थी, तो दुनिया का दबाव यानी दुनिया के देशों का दबाव ब्रिटेन पर पड़ रहा था। तब ब्रिटेन को यह दिखाना था यार हमारी कंपनी जो भारत में शासन कर रही है वो उसके खिलाफ सेना ने विद्रोह किया, नहीं कि भारत वालों ने। तो विश्व समुदाय में उनको केवल इतना दिखाना था कि ये भारत का विद्रोह नहीं है, केवल भारतीय सेना का विद्रोह है। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना में भारत के लोगों को ऊंचे पद नहीं दिए गए हैं और उनको धर्म संबंधी कार्य नहीं करने दिए जा रहे हैं। जैसे भारत के लोग कड़ा पहनते थे या कानों में कुंडल पहनते थे या वो माथे पर चंदन लगाते थे, इस टाइप की जो उनकी धार्मिक गतिविधियां उसको सेना में नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए वो विद्रोह कर रहे हैं। इससे पहले बैरकपुर छावनी में भी विद्रोह हुआ था मंगल पांडे द्वारा, और 1806 में भी लॉर्ड विलियम बेंटी के समय दक्षिण भारत में वेल्लोर में विद्रोह हुआ था, कई विद्रोह हुए थे। अच्छा, इस टाइप की घटनाओं से क्या हो रहा था कि इसलिए ब्रिटिश राइटर ये दिखाना चाहते थे ये तो केवल सेना का विद्रोह है, क्योंकि सेना की जो आवश्यकताएं हैं, भारतीय ब्रिटिश सैनिकों की जो आवश्यकताएं हम पूरी नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेना विद्रोह कर रही है। इसलिए जितने भी ब्रिटिश राइटर हैं उन्होंने सब ने से सैनिक विद्रोह मान लिया दुनिया को दिखाने के लिए। ये भारत वालों का विद्रोह नहीं था, केवल सेना का था। कौन है लोग, मैं नाम लिखता हूं इनके, जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह माना। जॉन लॉरेंस, ये सारे नाम ब्रिटिश होंगे या यूरोपीय होंगे जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह करार दिया और दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया। सर जॉन सीले, जॉन सीले, आपको लगेगा कि हां ये लोग इसको सिद्ध करना चाह रहे होंगे। ट्रेवलियन, ट्रेवलियन, ये नाम आ रहे हैं जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह करार दिया था। लेकिन जबकि सैनिक विद्रोह नहीं हो सकता, ये हम समझ सकते हैं क्योंकि केवल सेना का विद्रोह नहीं था। हाँ, सेना में भी विद्रोह हो रहा था क्योंकि उनकी व्यक्तिगत मांगें पूर्ति नहीं हो पा रही थी, छोटे छोटे पद दिए जाते थे भारतीयों को, धर्म उसके धर्म और परंपराओं पर चोट की जाती थी, इस वजह से उन्होंने, और तो और मतलब अच्छा भोजन तक नहीं दिया जाता था, इसलिए भारतीय सैनिकों ने भी कहीं, सिपाहियों ने भी कई जगह विद्रोह किया था और उन्हें विदेशों पर भेजा जाता था और विदेशों में जाना उन दिनों अशुभ माना जाता था। और भारतीय समाज में अगर कोई व्यक्ति, भारतीय ब्रिटिश सैनिक व्यक्ति भारत मतलब सीमा से बाहर जाता है तो उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था, समाज में उनका रहना मुश्किल हो गया था। इन सबसे परेशान थे भारतीय सैनिक, उन्होंने विद्रोह जरूर किया होगा। अच्छा, इसके अलावा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि इसे सर सैयद अहमद खान ने भी ये माना। सर सैयद अहमद खान,
सर सैयद अहमद खान ने भी अपनी पुस्तक में इसे सैनिक विद्रोही माना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अंग्रेजों का साथ देना अलग बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समर्थन करना, सपोर्ट करना। और अपनी पुस्तक के माध्यम से एन ऐसे ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह माना। तो इसका मतलब था कि ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश राइटर या ब्रिटिश इतिहासकारों का सपोर्ट में थे। अच्छा, और नाम मैं आपको बताता हूं सैनिक विद्रोह के अलावा। तीसरा नाम और क्या क्या कहा गया इसको। स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले बीडी सावरकर, सैनिक विद्रोह करने वाले, ये 4 नाम आपके पास है। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम आने वाला है, सिपाही विद्रोह कहने वाले। सिपाही विद्रोह का मतलब भी कहीं ना कहीं सैनिक विद्रोह ही है। मैं इसे सैनिक विद्रोह ही लिखूंगा। यानी एक और नाम आने वाला है, वो है एस.एन. सेन, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, मैंने जिनका लिखा है। इसका मतलब था क्योंकि जब किताब लिखाई गई होगी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक दबाव में लिखी गई होगी किताब, और जिन्होंने भी इसे सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह मान लिया होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट नाम और किन्होंने क्या कहा। चौथा नाम है यहां पर लिखूंगा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र, किसने क्या कहा करके प्रश्न पूछ रहे हैं कि 1857 को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसी न किसी अंग्रेज ने कहा होगा, सीधी सी बात है। क्यों? उन्होंने ये सिद्ध किया कि यार ये हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया है और षड्यंत्र कर दिया है, उन्हें मारना चाहते। ये कहने वाले हैं जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम, आउटरम का जिक्र मैंने पहले भी किया है। आउटरम की रिपोर्ट की गलत तरीके से दी गई रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। ये लोग खुद गलत कार्य कर रहे थे और फिर इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहते थे। इसके अलावा डब्ल्यू टेलर, ये वो नाम है जिन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार दे दिया अपनी पुस्तकों के माध्यम से। और नाम देखते हैं कि किसने इसको क्या कहा, यानी 1857 के विद्रोह को। अच्छा, सबसे बड़ा नाम कि राष्ट्रीय विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ऐसे लोग भी थे, राष्ट्रीय विद्रोह। अब राष्ट्रीय विद्रोह कौन कह सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। या तो भारत के लोग कह सकते हैं, यानी भारत के इतिहासकार कह सकते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है जो ब्रिटेन में बैठा हो और जो ब्रिटेन की सत्ता पार्टी है उसके खिलाफ विपक्ष में बैठा हो। जैसे भारत सरकार अभी बीजेपी की सरकार है, जो भी नीतियां या कानून बनते हैं सब समर्थन से बनते होंगे, लेकिन अब जो विपक्ष में राहुल गांधी उसके खिलाफ बात करते हैं, कभी भी देखा होगा आपने। यही नियमावली हमेशा हर जगह रहती है। वहां पर जो सत्ता पार्टी में होगा वो उसके समय विद्रोह हुआ, तो जो वहां विपक्ष में बैठा होगा वो ये कह रहा होगा ये तो राष्ट्रीय विद्रोह था। इसलिए वो बड़ा नाम आ रहा है यहां पर बेंजामिन डिज़राइली का, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में थे उस समय। बेंजामिन डिज़राइली, ये ब्रिटेन में विपक्ष के नेता थे उस समय और वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता। हालांकि ये हमारे लिए सही था, वास्तव में राष्ट्रीय विद्रोह था और ये कहने वाला कोई ब्रिटेन था, ब्रिटिश था, तो इससे सिद्ध हो गया। मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कोई ब्रिटिश राष्ट्रीय विद्रोह कह रहा है, इससे सिद्ध हो गया कि वास्तव में यह राष्ट्रीय विद्रोह था और भारत का प्रत्येक नागरिक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ना चाहता था। कोई डर के मारे लड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जिसको मौका मिला वो लड़ा, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर लड़े। तो मतलब, लेकिन ये कहने वाला कौन है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछता है कि डिज़राइली ब्रिटेन खुद ब्रिटिश है और ये लिख रहे हैं कि ये तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसका मतलब ये हमारे पक्ष में लिख रहे हैं, सही, बड़ी बात ये थी, हमारे पक्ष में लिख रहे हैं तो सही बात लिख रहे थे, तो इसलिए इसको ज्यादा पूछता है प्रश्न। अच्छा, भारत की तरफ से भी एक नाम था इसमें, अशोक मेहता जी का। अशोक मेहता ने भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना है। तो मैं जो ये 4 पॉइंट अब तक आ चुके, यानी 5 पॉइंट आ चुके कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने क्या माना है।
किसी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना था, किसी ने इसे सैनिक विद्रोह, किसी ने इसे सिपाही या सैनिक विद्रोह, किसी ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र और किसी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह। तो सबसे महत्वपूर्ण इनमें अभी तक ये राष्ट्रीय विद्रोह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं मैं, छठा पॉइंट, सभ्यता और बर्बरता। सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष, के बीच का संघर्ष। यह प्रश्न पूछा है, जैसे मेंस में पूछता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा है। अब सभ्यता मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो सभ्य थे, इसका मतलब बर्बर कौन लोग थे, हम। तो हमारे और ब्रिटिश यानी ईसाइयों के विरुद्ध का संघर्ष, तो सभ्यता और बर्बरता का मतलब ये था। ये कहने वाला भी कोई न कोई अंग्रेज जरूर होगा, तो उसका नाम लिखता हूं मैं यहां पर, टी.आर. होम्स। ये कहने वाला है टी.आर. होम्स की 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। ठीक है, तो एक छठा पॉइंट मिल गया हमें। अच्छा, सातवें पॉइंट की चलते हैं कि किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा है। नेक्स्ट नाम यहां पर, न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। महत्वपूर्ण माना जाता है भी, न तो प्रथम न राष्ट्रीय, न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब ये कुछ नहीं था, इसका मतलब उनके हिसाब से। अब ये नहीं था तो क्या था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने, प्रश्न ऐसे पूछ दिए हैं इसमें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को न तो प्रथम माना है, न राष्ट्रीय माना है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहने वाले कौन हैं? जो ये कहने वाले हैं, जिन्होंने इसी नाम से किताब भी लिखी है, उन्होंने ये कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति थी। ये सभी लोगों का स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं था। और ये कहने वाले हैं आर.सी. मजूमदार। इन्हीं से पहले राष्ट्रीय किताब लिखने को कहा था। इन्हें बनाया गया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आप किताब लिखो, लेकिन उन्होंने लिखने से मना कर दिया। और फिर एस.एन. सेन ने किताब लिखी 1857 करके, और जबकि इनकी किताब द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 थी। इन्होंने मतलब आर.सी. मजूमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में कह रखा है ये कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कुछ नहीं था, बल्कि वो मिला जुला मतलब मिले जुले राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति थी। जबकि एस.एन. सेन ने उसे सिपाही विद्रोह करार दिया, और जबकि उनको राष्ट्रीय इतिहासकार माना गया, और इन्होंने वो किताब लिखने से मना कर दिया था। तो प्रश्न पूछता है किसने मना कर दिया था, तो आर.सी. मजूमदार ने राष्ट्रीय पुस्तक लिखने से मना कर दिया। फिर उसको एस.एन. सेन ने लिखा, और एस.एन. सेन ने उसे सैनिक विद्रोह करार दिया। जबकि इन्होंने क्या कहा कि ये न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 7 पॉइंट आ चुके हैं हमारे, किसने क्या कहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को। अच्छा, इसके अलावा भी आपको चाहिए, जैसे कुछ अंग्रेजों ने यह भी कहा यार ये तो धर्मांध लोग जो थे, धर्म में अंधे यानी हिंदू मुस्लिम, धर्मांधों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष था, कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष था। किसने कहा, पूछता है कि कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, ये किसने कहा पूछता है। एक और पॉइंट मिल गया हमें यहां पर, ये भी कोई अंग्रेजी होगा ऐसा कहने वाला। इसका मतलब कि कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कह रहा है, तो कोई न कोई अंग्रेज होगा, तो उसका नाम भी मैं लिखने वाला हूं कि किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा। तो यह है L.E.R. रीज, ब्रिटिश राइटर रीज, L.E.R. रीज। अभी तक जितने भी वैसे अधिकांश ब्रिटिश आ रहे हैं या ऐसे यूरोपीय राइटर आ रहे हैं जिन्होंने कुछ न कुछ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को माना है। अब इसको देखो, ये कट्टरपंथियों कह दिया, कट्टरपंथी मतलब हिंदू मुस्लिम धर्मांध हैं जो, ये कह दिया इसमें कि कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष मान लिया गया इसमें।
ये अलग अलग नाम आ रहे हैं हमारे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और, जैसे भारतीय नेताओं के नाम नहीं आ पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इसको सैनिक विद्रोह नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सैनिक विद्रोह नहीं हो सकता, बल्कि ये तो स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, सैनिक विद्रोह नहीं था, सैनिक विद्रोह नहीं, बल्कि आजादी के लिए, आजादी के लिए भारतीयों, आजादी के लिए भारतीयों का आंदोलन। मतलब भारतीय लोगों ने मिलजुल कर आजादी के लिए संघर्ष किया था। यह कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि अधिकांश इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह कह दे रहे थे, खासकर ब्रिटिश इतिहासकार। और यह कहने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के राजनेताओं का जिक्र करना था हमने, तो यह था हमारा 9वां पॉइंट कि किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह नहीं कहा, बल्कि भारतीयों का आंदोलन कहा, मतलब आजादी के लिए भारतीयों का आंदोलन, तो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एक नाम और आता है अबुल कलाम आजाद का। उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह कोई राष्ट्रीय विद्रोह न था, न ही धार्मिक था, तो बल्कि क्योंकि अगर ये धार्मिक विद्रोह होता तो हिंदू मुस्लिम इसमें तो साथ लड़े थे, और वो कहते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम साथ लड़े थे, इसलिए 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि धार्मिक। तो एक और प्रश्न बनाने वाला हूं मैं, 10वां पॉइंट हमारा आने वाला है, किसने क्या कहा, सब मान लिया। यानी 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि धार्मिक। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह अलग से केवल राष्ट्रीय विद्रोह था नहीं है, बल्कि पूरा है राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि धार्मिक। क्योंकि हिंदू मुस्लिमों ने एकजुट होकर लड़ा था, एकजुट होकर लड़ा था। अब ऐसा कहने वाले हैं अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वो 10 नाम हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अलग अलग नामों से पुकारा है। बहुत अच्छा सा प्रश्न था ये, इसलिए मैं सीक्वेंस दे रहा था इसको। और इसमें किसने क्या कहा करके, यानी 1857 के क्रांति के स्वरूप पर विचार करने को कहता है। तो अब आपको मेन से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखो, किस टाइप का स्वतंत्रता संग्राम था, आराम से आप लिख सकते हैं। तो बीडी सावरकर, जिन्होंने इसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को ये माना है, बीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। मैं इनकी पुस्तकों का नाम भी बाद में लिखाऊंगा किसने क्या कहा, तो ध्यान रखना, क्योंकि हम भी इसको स्वतंत्रता संग्राम ही कहते हैं जनरली, तो हमारे मुंह से भी यही निकलता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो सबसे ज्यादा बार ये निकलता है, इसलिए इसे मानते हैं हम लोग। अच्छा, सैनिक विद्रोह जिसने कहा है वो सब अंग्रेज हैं, जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, ट्रेवलियन, या भारत की तरफ से एक सर सैयद अहमद खां, जो मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे उस समय, या फिर ये कहो कि भारत की आजादी के लिए ये भी लगे हुए थे, लेकिन मुस्लिम धर्म परंपरा और उनके शिक्षा का विकास करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजों से बना के रखो तो मुस्लिम धर्म शिक्षा के लिए काम हो सकेगा। अच्छा, उसके अलावा सिपाही विद्रोह कहने वाले या सैनिक विद्रोह कहने वाले एक और नाम आया है जिसमें था एसएन सेन का, और एसएन सेन भारत के राष्ट्रीय इतिहासकार भी माने जाते हैं, जिन्होंने 1857 नामक किताब लिखी थी। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने वाले अंग्रेज होंगे तो उसमें जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का नाम आया है, जिन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले बेंजामिन डिज़रायली, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जो ये ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके बाद भी राष्ट्रीय विद्रोह कह रहे थे, मतलब भारत का समर्थन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी में बैठे हुए थे। अच्छा, दूसरा अशोक मेहता भारत की तरफ से, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह दिया। अच्छा, और प्रश्नों में यहां पर देखेंगे तो आपको सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष लिखा आ रहा है कि किसने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष माना, तो ये है टी.आर. होम्स, यानी अंग्रेज हैं टी.आर. होम्स भी, उन्होंने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा है। मतलब सभ्य कौन? कंपनी के लोग, बर्बर कौन? भारतीय लोग। तो बर्बर लोगों ने सभ्यता के खिलाफ आंदोलन कर दिया
और सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में यह है, न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये कहने वाले हैं आर.सी. मजूमदार, जिनको राष्ट्रीय इतिहासकार बनाने की बात उठी थी। इनसे कहा गया कि इस पर कोई राष्ट्रीय किताब लिखो, तो इन्होंने मना कर दिया था। बाद में वो एस.एन. सेन ने लिख दी। अगर ये प्रश्न पूछे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय इतिहासकार कौन था, तो एस.एन. सेन, न कि ये। अच्छा, कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहने वाले हैं L.E.R. रीज, जो कि खुद ब्रिटिश हैं, यानी विदेशी यूरोपीय हैं। इसके अलावा जो हमने यहां पर लिखा है, एक दो नाम और लिखे हैं, उसमें दो स्टेटमेंट और हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि आजादी के लिए भारतीयों का आंदोलन था। ये कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब संपूर्ण भारतीयों ने आजादी के लिए संघर्ष किया है। और लास्ट स्टेटमेंट और 10वां स्टेटमेंट था, यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि धार्मिक विद्रोह। और क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर लड़े थे, वह है अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। यह था 1857 की क्रांति का स्वरूप। किसने क्या माना? अब प्रश्न यार, हम क्या सोचें, क्या कहें इसको? सैनिक विद्रोह कहें, या सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहें, या स्वतंत्रता संग्राम कहें? यह बड़ी असमंजस की स्थिति है। इन सबको नियंत्रित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको अपने व्यूज लिखने पड़ेंगे। आप क्या सोचते हो 1857 के? वैसे अधिकांश इतिहासकार जो कह रहे हैं कि यार ये इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना ठीक नहीं, ऐसे तो कई संघर्ष होते रहे और इसके बाद भी होते रहेंगे, इसे ना अंतिम मान सकते इसको, न ही भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष। वो भी ठीक है स्टेटमेंट। हम मानते हैं कि यार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मतलब सैनिक, राजनीतिक, धार्मिक और जनजाति, किसान आंदोलन सब कुछ था। अगर आपको लिखना पड़े तो आप कहेंगे यह संपूर्ण भारत की आरंभिक अभिव्यक्ति थी, यानी संपूर्ण भारत के लोगों द्वारा किया गया एक जन आंदोलन था। और भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत थी, जिसने 1920 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च, और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर भारत की आजादी के लिए एक प्रस्तावना लिख दी। ये ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसने उनके लिए एक प्रेरणा बना दी कि हाँ यार 1857 में जब ऐसा स्वतंत्रता संग्राम हो सकता है, तो 1920 में असहयोग क्यों नहीं हो सकता, और 1930 में डांडी मार्च क्यों नहीं हो सकता? तो उसने आने वाले सभी आंदोलनों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो इसलिए इसको भारत की राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति माना जाता है। तो अगर हमको लिखना पड़े तो हम इस संदर्भ में लिखेंगे। हम केवल इसे सैनिक विद्रोह नहीं लिख सकते, नहीं इसे स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम अगर होता तो भारत की आजाद हो चुका होता इस समय, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहला कदम जरूर था। तो इसलिए आप अपने क्वेश्चन को बैलेंस बना के लिखें कि इसका स्वरूप पर बात कीजिए। तो मैंने आपको 10 से 20 क्वेश्चन दिए हैं अभी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर। आप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को इमोशनल होकर सीधे मत पढ़ाएं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसलिए मैंने उसको एक सीक्वेंस दिया है बहुत ही सही तरीके से। आप इसी तरीके से पढ़े तो अच्छा। ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, और जैसे मैंने लिखा है आप इसी तरीके से पढ़ें। इसमें सबसे पहले भारत की स्थिति, मतलब 10 क्वेश्चन बनाए थे हमने, उसमें भारत में क्या क्या प्रश्न बन रहे थे, और फिर क्रांति का स्वरूप क्या था, ये क्रांति थी कैसी, तो थी कैसी, तो 10 क्वेश्चन बने हमारे पास। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पुस्तकें, जो पुस्तकें लिखने वाले हम इसके बाद 2, 4, 6 जो महत्वपूर्ण पुस्तकें वो लिखाऊंगा मैं इसके बाद। तब जाके 1857 के कारणों पर विचार होने वाला है, और उसकी शुरुआत कैसे हुई उस पर विचार होने वाला है, और तब उसके तात्कालिक कारण क्या था उस पर विचार। तब जाके हम आगे चलेंगे कि इसका विस्तार कहां कहां हुआ, क्या हुआ। तो ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक।